अवसर देखकर रानी दमयंती ने कुंवर ढोला के लिए मारवण मांग ली। आखिर कैसी दिखती है राजकुमारी मारवण, ये देखने के लिए मालवण का खास दूत पुंगल की ओर चल पड़ता है। युवा अवस्था को प्राप्त होते होते राजकुमार तो राजकुमारी को भूलकर दूसरी शादी कर लेता है, पर राजकुमारी को पूरा यकीन था। सौदागर ने भी जब राजकुमारी के सौंदर्य को देखा तो वो ठगा सा रह गया, और उनके असली हैरान होने की बारी तो अब थी जब सौदागर ने उन्हें बताया। इसीलिए उसने राज्य की सीमा पर अपने खास व्यक्तियों को तैनात किया हुआ है। राजस्थान के रेतीले थार में दफन है एक ऐसी अमर प्रेम की गाथा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये दो दिलों के मिलन की वो सच्ची कहानी है जो धड़कनों को चीर कर आत्मा तक उतर जाती है। ये अमर प्रेम गाथा है ढोला और मारू की। हमारे चैनल ट्रू वर्ड्स के जरिए आप देखना शुरू कर चुके हैं वो अमर प्रेम गाथा, जिसे पूरी देखे बिना आप खुद को रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि राजस्थान के इतिहास में दो दिलों के बीच घटी वो सत्य घटना है जो आपके हृदय को छू जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है बीकानेर में स्थित पुंगल से। पुंगल के ऊपर उन दिनों राजा पिंगल का शासन था। राजा पिंगल अपनी पत्नी रानी उमादे के साथ सुखपूर्वक अपना दाम्पत्य जीवन व्यतीत कर रहे थे। कुछ समय बीतने के बाद रानी उमादे ने एक अति सुंदर पुत्री को जन्म दिया, जिसकी आभा बिजली के समान थी। उस सुंदर कन्या का नाम मारवण रखा गया। मारवण को प्यार से मारू भी कहते थे। समय अपनी गति के साथ बीतने लगा। एक समय ऐसा आया जब पुंगल में एक भयंकर अकाल पड़ा। हर तरफ के नदी नाले सूख गए, वर्षा हुए साल गुजर गए, जिसके कारण राजा पुंगल को छोड़कर सपरिवार पुष्कर चले गए और वहीं रहने लगे। अब समय में थोड़ा पीछे जाते हुए चलते हैं नरवरगढ़ की ओर। नरवरगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा नल का राज था। विवाह के काफी समय बाद भी जब राजा नल को कोई संतान न हुई तो उन्होंने ईश्वर से मन्नत मांगी कि संतान प्राप्ति के बाद वे तीर्थ स्थल पुष्कर जाएंगे और वहां खूब दान दक्षिणा करेंगे। हरी इच्छा बड़ी ही प्रबल होती है। कुछ समय बाद ही राजा नल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम साल्ह कुंवर रखा गया। प्यार से राजा नल और रानी दमयंती उसे ढोला कहकर पुकारते थे। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। कुछ समय बीत जाने के बाद एक दिन रानी दमयंती ने राजा से कहा, महाराज, अब अपना ढोला 3 वर्ष का हो चुका है, हमें पुष्कर की यात्रा करनी चाहिए। राजा नल ने रानी दमयंती के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया और परिवार सहित वे पुष्कर आ गए। यहाँ आकर राजा ने ब्राह्मणों को भोजन करवाया, देवताओं और पितरों की पूजा की। पुष्कर स्नान कर राजा नल ने अपने आप को धन्य समझा। राजा नल वहां अपनी रानी दमयंती के साथ 4 माह तक रहे। इसी बीच उनका परिचय पुंगल के राजा पिंगल से हुआ। दोनों राजा बड़े प्रेम से मिले। दोनों ने एक दूसरे को बड़ा सम्मान दिया। एक ही थाली में साथ साथ भोजन ग्रहण किया। दोनों ने मिलकर बड़े प्रेम से चौपट सार खेली। इसी समय राजा पिंगल की पुत्री मारवण को लेकर उसकी दाई वहां आ निकली। राजा नल ने जब उस 1.5 वर्षीय कन्या की सौम्यता और सौंदर्य देखा तो वे बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने दाई से पूछा, ये अद्भुत कन्या किसकी है? दाई ने बड़ी विनम्रता से बताया कि वो राजा पिंगल की पुत्री मारवण है। मात्र 1.5 साल की छोटी सी कन्या के तेज और सौंदर्य को देख राजा नल हैरान थे। जब उन्हें पता चला कि ये अद्भुत कन्या तो उनके मित्र राजा पिंगल की है, तो राजा नल के मन में तुरंत एक विचार आया। वापस अपने निवास स्थल लौटकर उन्होंने जब इसका जिक्र रानी दमयंती के आगे किया तो रानी दमयंती को भी उनके मन की बात समझने में देर न लगी। दोनों ने मिलकर सलाह मशवरा किया कि अगर कुंवर ढोला का विवाह उस रूपसी कन्या के साथ हो जाए तो अति उत्तम होगा। अगले दिन राजा नल रानी दमयंती के साथ राजा पिंगल के निवास स्थल पर गए। राजा पिंगल ने बड़े ही सम्मान पूर्वक उनका आतिथ्य किया। अवसर देखकर रानी दमयंती ने कुंवर ढोला के लिए मारवण मांग ली। रानी दमयंती के इस प्रस्ताव को राजा पिंगल ने तुरंत सहर्ष स्वीकृत करते हुए अपने भाग्य को सराहा। वहीं मारवण की गोद भराई की रस्म को संपन्न करते हुए दोनों नन्हे शिशुओं को थाली में बैठाकर उनका विवाह कर दिया गया। इस विवाह से रानी उमादे थोड़ी ना खुश अवश्य थी, क्योंकि नरवरगढ़ जो इस समय मध्य प्रदेश में है वो बीकानेर से अच्छा खासा दूर था। रानी की बस यही चिंता थी कि इतनी दूर से बेटी का आना जाना कैसे होगा। तब राजा पिंगल ने अपनी पत्नी को समझाया, हे भाग्यवान, अभी हमारा समय अकाल पड़ने के कारण कुछ अच्छा नहीं है।
ऐसे में हमारी बेटी मारवण के लिए इतना अच्छा रिश्ता मिलना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और वैसे भी रानी जी, बेटी तो पराया धन होती है, और पराया धन जितनी ज्यादा दूर उतना ही अच्छा है। इसलिए जो कुछ हुआ है अच्छा ही हुआ है। अब प्रसन्न होकर अपने संबंधियों का आतिथ्य करो। राजा पिंगल ने बहुत सारा धन और ऊंट घोड़े दहेज में दिया। इसी समय राजा पिंगल को उनके भाई गोपाल दास का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें गोपाल ने लिखा था कि अच्छी वर्षा होने के कारण अब पुंगल सुकाल में लक्षण दिखाई दे रहे हैं, इसलिए तुरंत पुंगल लौट आओ। ये शुभ समाचार मिलने पर राजा पिंगल का मन हर्षित हो गया। उन्होंने खुशी खुशी अपने समधियों राजा नल और रानी दमयंती से विदाई ली और सपरिवार फिर से अपने प्रदेश लौट गए। राजा नल भी अपनी पुष्कर यात्रा को समाप्त करते हुए वापस नरवरगढ़ लौट आए। नगरी में लौटकर राजा नल ने जब ढोला के विवाह की बात सबको बताई तो पूरी नगरी में हर्षोल्लास छा गया। बहुत बड़े भोज का आयोजन किया गया। समय अपनी गति से बीतने लगा। ढोला अब 16 वर्ष का गबरू जवान हो चुका था। वो बड़ा ही सुंदर, वीर और सत्य की चाह रखने वाला नौजवान था। पर राजकुमार ढोला को अपना बचपन में हुआ विवाह बिल्कुल भी याद न था, और राजा नल ने भी सबको ये सख्त हिदायत दे रखी थी कि कोई भी ढोला के आगे ये जिक्र नहीं करेगा कि उसका विवाह बचपन में ही मारवण नाम की लड़की के साथ हो चुका है। बचपन में विवाह करने की बात राजा नल ने अपने पुत्र से छिपाई, क्योंकि राजा नल अपने पुत्र का एक और विवाह करना चाहते थे। राजा नल की नजर में इस समय आसपास मालवा ही एक ऐसा राज्य था जो पूरी तरह से धन धान्य और सैनिक शक्ति के लिहाज से भरा पूरा था। और सबसे जरूरी, मालवा के राजा को मालवण नाम की इकलौती कन्या थी, जो लगभग ढोला की ही उम्र की हो चली थी। राजा नल ने विचार किया, अगर मालवा के साथ उनका रिश्ता जुड़ जाता है तो उन्हें इसका बहुत लाभ मिलेगा। राजा नल को ये अच्छे से पता था, अगर ढोला को उसके प्रथम विवाह का पता चल गया तो वो दूसरा विवाह करने को कतई राजी नहीं होगा। इसलिए उसने ये बात अपने पुत्र से छिपाई और सोचा, इस समय राजा महाराजा कई कई रानियां रखते हैं। ऐसे में अगर उनके पुत्र ढोला के 2 विवाह हो गए तो कौन सी आफत आ जाएगी। बस इसी सोच के साथ राजा नल ने अपने खास सलाहकार को शादी प्रस्ताव के साथ मालवा भेज दिया। सलाहकार ने जब मालवा जाकर वहां के राजा भीमसेन को राजा नल के भेजे विवाह प्रस्ताव के बारे में बताया तो राजा भीमसेन अति प्रसन्न हुए। उन्हें अपनी इकलौती संतान मालवण के लिए उस समय ढोला ही सबसे काबिल पुरुष दिखाई दिए। जल्दी ही शुभ मुहूर्त देखकर ढोला का विवाह मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ कर दिया जाता है। राजकुमारी मालवण भी अत्यंत सुंदर थी। सुंदरता के साथ साथ वो बड़ी ही शातिर और एक चालाक स्त्री भी थी। जल्दी ही मालवण ने अपने पति राजकुमार ढोला का मन मोह लिया और उसे पूरी तरह से अपने प्रेम में बांध लिया। और साथ ही साथ राजकुमारी मालवण ने अपने गुप्त सूत्रों से ये भी पता लगा लिया कि उसके पति ढोला का विवाह बचपन में ही मारवण नाम की लड़की से हो चुका है। वो कतई नहीं चाहती थी कि उसके पति को उसके बचपन में हो चुके विवाह का पता चले। इसलिए राजकुमारी मालवण ने ढोला को इस कद्र अपने प्रेम में जकड़ लिया कि वो उठते बैठते सिर्फ अपनी पत्नी यानी राजकुमारी मालवण की ही माला जपता था। राजकुमारी मालवण को इस बात का बहुत घमंड था, पर यह बात ढोला की माता रानी दमयंती को बहुत अखरती थी। रानी दमयंती ने एक दिन जब अपनी सखियों से कहा कि जिस दिन मेरी बड़ी बहू मारवण आ जाएगी उस दिन इसका सारा घमंड चूर चूर हो जाएगा, तब एक दासी चुपचाप वहां खड़ी ये सब सुन रही थी। वो दासी रानी मालवण की बहुत खास थी। उसने जो और जैसा सुना त्यों का त्यों रानी मालवण के आगे उगल दिया। मालवण को जब ये बात पता चली तो उसे बड़ी चिंता हुई। वो सपने में भी ढोला को अपने से दूर नहीं देख सकती थी। राजकुमारी मालवण ने काफी सोचने विचारने के बाद फैसला लिया कि क्यों न पहले पता लगाया जाए कि राजकुमारी मालवण दिखती कैसी है। क्या पता वो इतनी सुंदर ना हो और वो व्यर्थ ही उसको लेकर चिंतित हो रही हो। इसी सोच के साथ मालवण अपने एक खास दूत को पुंगल जाने का आदेश देती है और निर्देश देती है कि वो अच्छी तरह देख परख कर आए कि राजकुमारी मालवण आखिर दिखती कैसी है। आखिर कैसी दिखती है राजकुमारी मालवण, ये देखने के लिए मालवण का खास दूत पुंगल की ओर चल पड़ता है। काफी लंबी यात्रा करने के पश्चात वो पुंगल पहुंच जाता है और पास ही के एक बाग में अपना डेरा डाल लेता है। सायंकाल हुई तो राजकुमारी मालवण अपनी सखियों के साथ बाग में घूमने के लिए आई। राजकुमारी मालवण अब पूरी तरह एक खूबसूरत युवती बन चुकी थी। उसके मुख पर सूर्य सा तेज था, खूबसूरती ऐसी कि चांद की चांदनी भी उससे ईर्ष्या करे। दूत ने जब उसको देखा
तो देखता ही रह गया। राजकुमारी के जाने के काफी देर बाद दूत अपने होशो हवास में लौटा और चुपचाप वापस नरवरगढ़ की ओर चल दिया। दूत वापस आया तो देखा राजकुमारी मालवर्ण बड़ी बेसब्री के साथ उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। दूत को देखते ही बिना एक भी पल गवाए मालवर्ण बोल पड़ी, कहो दूत, क्या तुमने राजकुमारी मालवर्ण को देखा? कैसी दिखती है वो? मालवर्ण की बेसब्री को देखकर सिर झुकाते हुए दूत बोला, क्या बताऊं रानी जी, उस जैसा कोई तो मैंने आज तक अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। वो सुंदरता में ऐसी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी नजर आए। उसका तेज ऐसा कि सूर्य की रोशनी भी उसके आगे मध्यम लगे। उसके चेहरे की मासूमियत ऐसी कि लक्ष्मी जी को भी पीछे छोड़ दे। उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात रूप की देवी उतर आई हो। राजकुमारी मालवर्ण ने जब अपने दूत के मुख से मारवण का बखान सुना तो उसकी चिंता और अधिक गहरा गई। मन ही मन मालवर्ण ने विचार किया, अगर मारवण मेरी सौतन बन के यहाँ आ जाती है तो राजकुमार ढोला तो मुझे बिल्कुल भूल जाएंगे। उनका सारा मोह राजकुमारी मारवण में हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। काफी देर सोचने विचारने के बाद आखिरकार मालवण ने इसका एक हल ढूंढा। उसने राज्य के चारों ओर अपने खास व्यक्तियों को तैनात कर दिया और उन्हें सख्त हिदायत दी कि बाहर के किसी भी व्यक्ति को राज्य में प्रवेश देने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान ले। यदि पूंगलगढ़ से कोई व्यक्ति हमारे राज्य में प्रवेश करे तो उसे मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। राजकुमारी मालवण ये कतई नहीं चाहती थी कि कोई भी पूंगल निवासी राजकुमारी मारवण का संदेश लेकर यहाँ आए और राजकुमार ढोला को सब पता चल जाए। इस तरह योजना बनाकर राजकुमारी मालवण पूरी तरह निश्चिंत होकर ढोला को रिझाने का हर वो कार्य करने लगी जिससे राजकुमार ढोला उसकी तरफ और अधिक आकर्षित हो जाए। इधर राजकुमारी मालवण अपने पति को रिझा रही थी तो दूसरी तरफ राजकुमारी मारवण भी अब उनकी राह देखने लगी थी। वो बचपन से ही सुनते आ रही थी कि युवा अवस्था को प्राप्त होने पर उसके सपनों का राजकुमार उसे लेने के लिए आएगा। राजकुमार ढोला के प्यार में राजकुमारी मारवण इस कद्र तक डूब गई थी कि अब हर दिन का सूर्योदय उसके लिए ये उम्मीद लेकर आता कि शायद आज उसके सपनों का राजकुमार, उसका पति, उसे लेने के लिए आ जाए। ऐसे ही सूर्यास्त होने तक हर रोज वो अपने पति ढोला की बाट देखती। राजकुमारी को पूरा यकीन था कि एक न एक दिन उसका पति उसे लेने जरूर आएगा। राजकुमारी मारू ने आज तक अपने पति की एक झलक तक नहीं देखी थी, पर फिर भी वो राजकुमार ढोला से अथाह प्रेम करती थी। उसको ऐसे अपने पति के लिए तड़पते देख उसकी सखियां उसे छेड़ती, उसे सताती, पर राजकुमारी मारू को उनकी किसी भी बात का बुरा ना लगता। वो तो बस मन ही मन अपने आने वाले पति की छवियां बनाती रहती और छवियों को सोच सोच कर कभी शर्माती तो कभी खुश होती। रानी उमादे जब अपनी पुत्री मारू की इस मनोदशा से परिचित हुई तो उसने राजा पिंगल के आगे इसका जिक्र किया और बोली, महाराज, हमारी पुत्री को 16वां सावन लग चुका है पर राजकुमार ढोला का अब तक कोई अता पता नहीं। हे महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग हमारी मारू को भूल गए हों। क्या पता ढोला को कुछ याद ही ना हो, क्योंकि महाराज अब तक तो उन्हें कब का मुखलावे के लिए आ जाना चाहिए था। रानी उमादे की चिंता भरी बात सुनकर राजा पिंगल भी सोच में पड़ जाते हैं। अपनी पत्नी को सांत्वना देते हुए उन्होंने तुरंत राजा नल के नाम एक संदेशा लिखा जिसमें अपनी सब कुशल मंगल बताते हुए राजा से भी उनका हालचाल पूछा और लिखा कि राजकुमारी मारवण अब ब्याहने लायक हो चुकी है। अंततः आप मुकलावे के लिए राजकुमार ढोला को भेज दें, वो आए और मारवण को अपने साथ ले जाए। ये संदेश लिखकर उसे अपने एक दूत को देते हुए राजा पिंगल उसे तुरंत नरवरगढ़ जाने का हुक्म देते हैं। हुक्म मिलते ही दूत संदेश लेकर तेजी से नरवरगढ़ की ओर रवाना हो जाता है। लंबी यात्रा के बाद जब दूत नरवरगढ़ राज्य की सीमा में प्रवेश करने लगा तो राज्य के बाहर खड़े पहरेदारों ने उससे उसका नाम, पता और आने का कारण पूछा। ये पता चलने पर कि वो पूंगल से आया है, राजकुमारी मालवण के सैनिकों ने तुरंत उसे बंदी बना लिया और काल कोठड़ी में कैद कर दिया। ऐसे ही एक के बाद एक राजा पिंगल ने कई संदेशवाहकों को भेजा, पर सबका वही हश्र हुआ। कोई भी संदेशवाहक राजमहल तक नहीं पहुंच पाया। एक एक करके निकलते दिनों से राजकुमारी मारू के सब्र का बांध भी टूटा जा रहा था। पति मिलन के लिए उसकी व्याकुलता दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। अपनी बेटी की ऐसी हालत और अपने भेजे गए किसी भी संदेशवाहक के वापस न लौटने से राजा पिंगल की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। फिर एक दिन घोड़ों का एक सौदागर पूंगलगढ़ आया जिसने कुछ ही दिन पहले राजकुमार ढोला को बहुत से घोड़े बेचे थे।
घूमता घूमता वो सौदागर पूंगल आ पहुंचा और वहीं एक बाग में उसने अपना डेरा डाल लिया। सोचा कुछ समय सुस्ताकर पूंगल के राजा के पास भी घोड़े बेचने के लिए जाऊंगा। देवयोग से तभी राजकुमारी मारवण भी अपनी सखियों के साथ उधर आ निकली। सौदागर ने भी जब राजकुमारी के सौंदर्य को देखा तो वो ठगा सा रह गया। इतनी सुंदर लड़की उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। जब राजकुमारी मारवण अपनी सखियों के साथ टहलती हुई कुछ आगे निकल गई तो उसके सौंदर्य से अभिभूत सौदागर ने पीछे बची हुई उसकी सहेलियों से उसका नाम पता पूछा। तब राजकुमारी की सखियों ने बताया कि वो पूंगल के राजा की चहेती पुत्री राजकुमारी मारवण है, जिसका विवाह बचपन में ही नरवरगढ़ के राजकुमार ढोला के साथ हो चुका है, पर अभी तक उसका मुख लावा यानी गोना नहीं हुआ है। राजकुमारी मारवण की सखियों से उसका पूरा परिचय पाकर सौदागर अचंभित होता हुआ बोला, मैं अभी नरवरगढ़ से ही आया हूँ। राजकुमार ढोला ने मुझसे अनेकों घोड़े खरीदे हैं। सौदागर के मुख से नरवरगढ़ और राजकुमार ढोला का नाम सुन राजकुमारी की सखियों के चेहरे के भाव भी बदल जाते हैं। आगे सौदागर बोला, पर राजकुमार ढोला का विवाह तो मालवा की राजकुमारी मालवण के साथ हो चुका है और राजकुमार ढोला पूरी तरह से उसके प्रेम में बंधे हुए हैं। उन्हें तो ये भी पता नहीं कि उनकी शादी बचपन में ही मारवण नाम की लड़की के साथ हो चुकी है। सौदागर की बात सुन राजकुमारी की सखियां आश्चर्यचकित थीं, पर उनके असली हैरान होने की बारी तो अब थी जब सौदागर ने उन्हें बताया कि राजकुमारी मालवण ये अच्छे से जानती है कि ढोला की शादी बचपन में मारवण से हो चुकी है, इसीलिए उसने राज्य की सीमा पर अपने खास व्यक्तियों को तैनात किया हुआ है। शक्तिशाली पिता की इकलौती संतान होने के कारण धन या व्यक्तियों का उसे कोई अभाव नहीं है। उसके पिता द्वारा दिए गए वो सैनिक पूंगल से आने वाले संदेशवाहकों को या तो कैद कर लेते हैं या फिर मृत्यु के घाट उतार देते हैं। सौदागर की ये बात सुन राजकुमारी की सखियों को झटका सा लगा। जब सौदागर ये सब बता रहा था तब पास में राजा पिंगल का दूत भी खड़ा ये सब सुन रहा था। उसने तुरंत जाकर राजा को इस पूरी जानकारी से अवगत करवाया। राजा ने तुरंत हुक्म देकर उस सौदागर को अपने पास बुलवा लिया और उससे वही जानकारी पुनः मांगी। तब सौदागर राजा पिंगल के आगे सब कुछ दोहराता हुआ बोला, महाराज, जो आपने सुना वो सब एकदम सत्य है। हे महाराज, ढोला तो स्वयं कामदेव का अवतार है और आपकी पुत्री स्वयं पद्मिनी। विधाता ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। जब ये सब राजकुमारी मारू को भी पता चला तो वो ढोला के लिए और अधिक व्याकुल हो उठी। उसके हृदय में ढोला के लिए विरह जाग उठा। उसका रोम रोम ढोला से मिलने को आतुर हो गया। वो सोती तो ढोला से मिलन के स्वप्न देखती, पर जब जागती तो हर बार उसके हाथ निराशा ही लगती। जो सखियां पहले उसकी हालत पर उसका मजाक उड़ाया करती थीं, उसे चिढ़ाया करती थीं, अब वे भी उसकी हालत देख चिंतित हो उठीं। अपनी सखी मारू की ये दशा देख उन्होंने उसे समझाने का बहुत प्रयत्न किया, पर राजकुमारी मारू के ऊपर कोई असर ना हुआ। अंततः उसकी सखियां रानी उमादे के पास जाकर मारू की हालत से उन्हें अवगत करवाती है। तब वो कुछ सोचती हुई राजा पिंगल के पास जाती है और राजा को उनकी बेटी की हालत बताती है। रानी उमादे की बात सुन द्रवित हृदय से राजा पिंगल बोला, हे रानी, मैं क्या करूं? मैंने पता नहीं कितने ही संदेश वाहक नरवरगढ़ भेजे, पर राजकुमार ढोला को यहाँ बुलाने का हर प्रयास विफल ही गया। मेरा भेजा कोई भी संदेश राजकुमार ढोला तक नहीं पहुंच सका। सौदागर ने बताया था कि राजकुमारी मालवण के तैनात किए गए सैनिक हमारे हर दूत को मार डालते हैं। हे प्रिय, अब तुम ही हमारी पुत्री को किसी तरह समझाने की कोशिश करो। राजा पिंगल की बात सुन रानी बोली, सुनो महाराज, मेरे मन में एक विचार आया है। अब की बार संदेश वाहक के तौर पर आप किसी साधारण व्यक्ति की बजाय अपने किसी काबिल, किसी खास बुद्धिमान व्यक्ति को वहां भेजो जिसमें ये कार्य करने की क्षमता हो। रानी की बात राजा पिंगल को भी उचित लगी। राजा पिंगल ने विचार किया तो उसे अपना पुरोहित भामसेन ही इस कार्य के लिए सबसे उचित व्यक्ति जान पड़ा। राजा ने तुरंत आदेश देकर भामसेन को अपने पास बुलाया और उसे ये कार्यभार सौंपा। राजा ने अपनी कलम से संदेश लिखते हुए उसके ऊपर अपनी शाही मोहर लगाकर भामसेन को वो संदेश सौंप दिया। भामसेन ने भी राजा को ये वचन दिया कि वो कैसे भी करके हर हाल में राजा के इस कार्य को संपूर्ण करके ही लौटेंगे। भामसेन ने अपना वेश बदलते हुए दाढ़ी जाति का वेश धारण कर लिया। दाढ़ी जाति उस समय गाने बजाने के लिए जानी जाती थी। जब दाढ़ी जाति का रूप धारण कर भामसेन राजा पिंगल से चलने के लिए आज्ञा लेने आता है, तब राजकुमारी मारू ने भी अपने हृदय का सारा हाल एक कागज पर उतारते हुए वो संदेश पत्र भामसेन को देते हुए उसे खास निर्देश दिया कि ये पत्र सिर्फ और सिर्फ राजकुमार ढोला को ही देना। इस पत्र के अंदर उसकी वो निजी बातें हैं
जो सिर्फ उसके पति को ही जानने का अधिकार है। दोनों संदेशों को लेकर गाता बजाता भामसेन नरवरगढ़ की ओर चल पड़ता है और मार्ग में मिलने वाले हर व्यक्ति से एक ही बात कहता कि राजा नल बड़े ही दातार हैं, मैं उनके पास जा रहा हूँ। दाढ़ी का वेश धारण किए पुरोहित भामसेन लगातार दिन रात सफर करता हुआ आखिरकार नरवरगढ़ की सीमा पर पहुंच जाता है। रानी के पहरेदारों ने जब उसे देखा तो उससे उसका परिचय मांगा। तब दाढ़ी ने बड़ी चतुराई के साथ उन्हें बताया कि वो गाने बजाने वाला एक मामूली सा दाढ़ी है जो देश प्रदेश घूमते हुए गा बजाकर लोगों का दिल बहलाता है। पहरेदारों ने उसकी अच्छे से तलाशी ली कि कहीं इसके पास कोई पत्र या कोई संदेश तो नहीं, पर भामसेन ने बड़ी चतुराई से उन पत्रों को अपनी पगड़ी में छिपा लिया। अंततः पूरी तरह जांचने परखने के बाद पहरेदारों ने उसे सम्मान के साथ राज्य के अंदर जाने का प्रवेश दे दिया। दाढ़ी रूपी भामसेन जब राज्य के अंदर पहुंचा तो उसे एक कुम्हारिन मिली। प्रिय दर्शकों, अगर आप कहानी को 18 सितंबर के बाद देख रहे हो तो इसका अगला भाग चैनल पर आ चुका है, विजिट कीजिए और आनंद लीजिए। अगर आप उससे पहले देख रहे हैं तो 18 तारीख को इसका दूसरा यानी अंतिम अध्याय भी आप सबके सामने हाजिर करने की पूरी कोशिश रहेगी। हमारा परिवार 3 मिलियन के बहुत करीब है, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके 3 मिलियन के परिवार को पूरा करने में अपना योगदान अवश्य दे। धन्यवाद मेरे प्रिय दर्शकों।